वेलकम फ्रेंड्स, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एग्जाम फैजी में। अब वक्त है दोस्तों समझने का। एमपी जीके की ये क्लास नंबर 25 है और आज की इस क्लास का टॉपिक है मध्य प्रदेश के लोक नृत्य एवं लोक नाट्य। मध्य प्रदेश सामान्य ज्ञान की इस पूरी सीरीज में हम 4000 से अधिक प्रश्नों को कवर करने वाले हैं। 24 क्लासेस ऑलरेडी हो चुकी है। सभी के सभी प्रश्न हमारी क्लास में एमसीक्यू के फॉर्मेट में होते हैं और सभी प्रश्नों को हम कंसेप्ट और डिटेल के साथ में देखते हैं, यानी कि जो जरूरी चीजें हैं एग्जाम के पर्सपेक्टिव से उन सभी के बारे में हम जानते हैं। हमारी ये क्लास एमपीपीएससी प्रीलिम्स की तैयारी करने वाले बच्चों के लिए, एमपी पुलिस की तैयारी करने वालों के लिए और जो बच्चे व्यापम की अन्य एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं जिसमें कि एमपी जीके का सिलेबस होता है, सभी के लिए महत्वपूर्ण रहने वाली है। आज का टॉपिक बहुत ही महत्वपूर्ण है, लोक नृत्य और लोक नाट्य। एग्जाम में 1 नंबर का क्वेश्चन इस टॉपिक से जरूर आएगा। ठीक है, 50 प्रश्न मैं यहाँ पर डिस्कस करने वाला हूँ और ये टॉपिक आपका कंप्लीट हो जाएगा। सभी के सभी प्रश्न टॉपिक वाइज होंगे। मैंने आपको पहले भी बताया है कि जब भी आप मेरी क्लास लें तो यह जरूरी है कि आप एक पेन और पेपर साथ में लेकर बैठे, साथ ही एक एमपी का मैप। आज की इस क्लास के लिए मैं आपको बता दूं कि आप एमपी का वाला मैप लें जिसमें कि बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवांचल, निमाड़ इस प्रकार से विभाजन हो मध्य प्रदेश के मैप का, ताकि जो मैं चीजें आपको एक्सप्लेन करूं आप एरिया वाइज उसे उस टॉपिक के बारे में नोट करते हुए चले। ठीक है, तो इस प्रकार से आज की क्लास रहने वाली है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। ज्यादा समय न लेते हुए चलिए हम शुरू करते हैं। आज की क्लास का हमारा पहला प्रश्न और बहुत ही महत्वपूर्ण, इसको आप आईएमपी कर कर नोट करेंगे। ठीक है, सभी को पता ही होना चाहिए इसका जवाब। मध्य प्रदेश राज्य का प्रमुख राजकीय लोक नृत्य कौन सा है? तो हमारी ये क्लास एमसीक्यू के फॉर्मेट में है, तो जो बच्चे एमपी जीके का सिलेबस खत्म कर चुके हैं पढ़कर, है ना, रिवीजन जिनका चल रहा है, वो प्रैक्टिस सेट के तौर पर इस क्लास को ले और इसका जवाब देने की कोशिश करें। जवाब देने के पहले क्या करें, आप प्रश्न जैसे ही में आता है आपकी स्क्रीन पर, वीडियो को पॉज करें, जवाब देने की कोशिश करें, साथ ही मैं आपको एक्सप्लेन करते हुए चलूंगा। जिन बच्चों ने नहीं पढ़ा है उनके लिए कंसेप्ट और डिटेल भी हम देते हुए चलेंगे, तो वो नोट्स इसके बनाए। ठीक है, तो मध्य प्रदेश के राजकीय लोक नृत्य के बारे में पूछा जा रहा है दोस्तों। इस सवाल का सही जवाब है राई नृत्य, है ना। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। यह मध्य प्रदेश के किस हिस्से में मुख्य रूप से किया जाता है? तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में किया जाता है। ठीक है, इसको आप नोट करेंगे बुंदेलखंड के नाम से। ठीक है दोस्तों, साथ ही यह होली के समय पे किया जाता है, तो ओकेशन को भी आपको याद रखना है, होली के समय विशेष रूप से, है ना। तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी मिल जाती है। अगला प्रश्न अब हम देखते हैं, राई लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है? यानी कि जब यह नृत्य किया जाता है तो कौन सा यंत्र बजाया जाता है, यह पूछा जा रहा है। ढोल है, नगाड़ा है, रमतुला है, या फिर ये सभी इक्विपमेंट का प्रयोग किया जाता है? ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर डी सही जवाब है। ये सभी के सभी वाद्य यंत्र राई लोक नृत्य करते वक्त बजाए जाते हैं। ठीक है, हिंदी में थोड़ा सा ऊपर नीचे हो जाता है, स्लिप हो जाती है थोड़ी सी टंग। राई लोक नृत्य में नाचने वाली नर्तकी कौन सी जाति से संबंधित होती है? बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको भी आप आईएमपी कर कर नोट करेंगे। ठीक है, सहरिया, बांछड़ा, बेड़िया, मोंगिया, ये सब मध्य प्रदेश में पाई जाने वाली जनजाति है। ठीक है, तो इस प्रश्न से हमको इतनी जानकारी तो मिल गई है, लेकिन इसका सही जवाब है ऑप्शन नंबर सी, बेड़िया जनजाति। ठीक है, इस जनजाति के बारे में विशेष बात आपको ये याद रखनी है कि इस जनजाति में पुत्री के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है। पुत्री के जन्म पर उत्सव यानी कि खुशी का माहौल होता है। यह प्रश्न भी एग्जाम में पूछा गया है। इस प्रकार से यह पूछा गया था कि इनमें से किस जनजाति में पुत्री के जन्म पर उत्सव मनाया जाता है या खुशियां मनाई जाती है। ठीक है, यदि यही चारों ऑप्शन रहते तो भी ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब होता। आई होप कि आप मेरी बात समझ गए होंगे। अगला प्रश्न लेते हैं, राई लोक नृत्य के विश्राम अंतराल में कौन सा लोक नाट्य आयोजित किया जाता है? ठीक है, प्रश्न आप समझ रहे हैं। जैसे कि राई लोक नृत्य यह रात्रि में चालू हुआ, मान लेते हैं 9:30 पर, है ना, जस्ट फॉर एग्जाम्पल 9:30 पर नहीं होता है, चल रहा है, तो बीच में क्या होता है, गैप होता है कि इसमें नाचने वाली नर्तकियों को विश्राम दिया जाता है। तो इस गैप में कौन सा लोक नाट्य आयोजित होता है, यह प्रश्न पूछा जा रहा है। ठीक है, इसलिए यह इंपॉर्टेंट है। इस सवाल का सही जवाब है स्वांग लोकनाट्य, ऑप्शन नंबर सी, राइट। इसकी अवधि अगर पूछी जाए तो 20 मिनट्स के आसपास का इसका परफॉर्मेंस होता है। स्वांग का मतलब होता है नकल उतारना, इसको भी आप याद रखेंगे, नकल उतारना।
है ना, जिसको कि आज की मॉडर्न लैंग्वेज में क्या कहा जाता है, मिमिक्री। स्पेलिंग गलत हो तो माफ कीजिएगा, मिमिक्री इसे हम कहते हैं। अगला प्रश्न देखते हैं। बुंदेलखंड का वह लोक नाट्य जो पुरुषों के द्वारा किया जाता है, महिलाएं इसमें पार्टिसिपेट नहीं करती है। ठीक है, तो यह बुंदेलखंड में किया जाने वाला सेरा नृत्य है। ठीक है, इसका नाम क्या है, सेरा नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखते हैं। सेरा लोक नृत्य में किस प्रकार का गायन किया जाता है, यानी किस रस की प्रधानता होती है, यह पूछा जा रहा है। वीर रस, हास्य रस, श्रृंगार रस या फिर इन सभी रसों में यह लोक नृत्य होता है। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर ए, इसमें वीर रस की प्रधानता होती है। ठीक है दोस्तों, वीर रस की प्रधानता। एक सेकंड थोड़ा होल्ड कीजिएगा। चलिए मैं अगला प्रश्न लेता हूं आपके लिए। मोनिया नृत्य मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में किया जाता है। ठीक है, नृत्य का नाम आपको याद रखना है, मोनिया नृत्य। तो यह मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का राइट आंसर है। इसको हम दो अन्य नामों से भी जानते हैं, उनमें से पहला नाम है इसका बरेदी नृत्य। ठीक है, बरेदी नृत्य। यह मैं आपको क्यों बता रहा हूं, एग्जाम में सीधे सीधे प्रश्न आ सकता है कि बुंदेलखंड में इनमें से कौन सा नृत्य किया जाता है या कौन सा नहीं किया जाता है। तो आपको सभी नृत्यों के नाम विशेष रूप से याद रखने हैं। दूसरा, इसे हम दीवारी नृत्य के नाम से भी जानते हैं, दीवारी नृत्य। ठीक है, तो ये दोनों नाम भी आप याद रखेंगे। ये दोनों के दोनों नाम मोनिया नृत्य के ही नाम है। अगला प्रश्न लेता हूं। बुंदेलखंड में बधाई नृत्य कब किया जाता है, बधाई नृत्य। ठीक है, तो बधाई हम किसी को कब देते हैं, किसी खुशी के अवसर पर। विवाह का अवसर खुशी का होता है क्या, जी हाँ बिल्कुल होता है। जन्मोत्सव, बर्थडे खुशी का अवसर है। देवी देवताओं की मनौती के समय जब कोई पूजा अर्चना की जाती है, खुशी का अवसर होता है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। इस सभी के सभी अवसर पर बधाई नृत्य किया जा सकता है या किया जाता है। अगला प्रश्न लेते हैं। बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जिसमें घर की बुजुर्ग महिलाएं नेंग न्यौछावर करती है, यानी कि नृत्य करते समय घर की बुजुर्ग महिलाओं के द्वारा कुछ दान दक्षिणा यानी कि पैसे दिए जाते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। ठीक है, तो इस सवाल का सही जवाब है बधाई नृत्य, ऑप्शन नंबर बी। आई होप कि आप नोट्स बना रहे होंगे। यहाँ 50 क्वेश्चन लूंगा, पर एक पेज में आपका इसका नोट समाप्त हो जाएगा, आगे और पीछे मिला करके। ठीक है, चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। बुंदेलखंड का वह लोक नृत्य जिसमें हाव भाव एवं पद संचालन शास्त्रीय नृत्य कथकली की भांति होता है, मतलब कि मध्य प्रदेश में किया जाने वाला कौन सा नृत्य कथकली की भांति किया जाता है, यह पूछा जा रहा है। इसीलिए यह प्रश्न क्या है, इंपॉर्टेंट है। आपको कमेंट बॉक्स में बताना है कि कथकली किस राज्य का नृत्य है, किस स्टेट का यह नृत्य है। ठीक है, तो आप मेरी बात समझ गए। इस सवाल का सही जवाब है ढिमरियाई नृत्य, ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर। यदि यह पूछा जाए कि ढिमरियाई नृत्य किस जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, तो यह केवट जाति के लोगों के द्वारा किया जाता है, केवट। ठीक है, इनको ही हम मल्लाह भी कहते हैं, जो नाव वगैरह चलाते हैं, मल्लाह। ठीक है, अगला प्रश्न लेते हैं। ढिमरियाई लोक नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा है, मतलब कि इस लोक नृत्य करते समय क्या बजाया जाता है, वाद्य यंत्र के रूप में यह पूछा जा रहा है। ढोलक है, मंजीरा है, रेकड़ी है, रमतुला है, ढपला है, लोटा है। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है, सभी के सभी इक्विपमेंट्स बजाए जाते हैं। ठीक है, शांति से सुनना है ना, अगर नोट्स नहीं बना रहे हो तो याद करने की जरूरत नहीं है। 2-3 बार आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखेंगे, आपको चीजें दिमाग में बैठ जाएगी। अगला प्रश्न देखते हैं। एक गाने का नाम है, ठीक है, यूट्यूब पर यह गाना बहुत ही फेमस है। ठीक है, आप इसे डालकर यूट्यूब में सर्च भी कर सकते हैं। बोल है ढीमरा किने फेंक दियो जाल फंस गई जर मछली। नामक गायन बुंदेलखंड के कौन से लोक नृत्य में किया जाता है। ठीक है दोस्तों, तो यह ढीमरियाई लोक नृत्य में गाया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। बाकी डिटेल्स मैंने इस नृत्य के बारे में आपको बता ही दी है। बहुत ही अच्छा गाना, यूट्यूब में सर्च करके इसे आप सुनिएगा, मजा आएगा। अगला प्रश्न लेते हैं। बुंदेलखंड क्षेत्र का कानड़ा नृत्य, ठीक है, तो एक सवाल तो यही बन गया कि कानड़ा नृत्य किस क्षेत्र का नृत्य है, बुंदेलखंड क्षेत्र। इसीलिए मैंने आपसे स्टार्टिंग में कहा था कि आप मैप ले, मैप में बुंदेलखंड, बघेलखंड, मालवा, निमाड़ इनको सेपरेट कर ले,
है ना। और वहां पर आप इन नृत्यों को नोट करते हुए चले ताकि आपको रिवाइज करने में आसानी हो। यदि आपको किस फॉर्मेट में नोट्स बनाने समझ में नहीं आ रहा है, कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा। मैं आपको सैंपल के तौर पर अपने अगले वीडियो में उससे संबंधित एक नोट्स बनाने की आपको बहुत अच्छी टेक्निक आपको बताऊंगा, है ना। लेकिन कब बताऊंगा, जब आप इसको वीडियो को देखेंगे, मुझे कमेंट करेंगे, आपकी डिमांड होगी तो ही मैं बताऊंगा, ठीक है। नहीं होगी तो कोई बात नहीं है, आप अपने हिसाब से प्रिपेयर कर सकते हैं। इस सवाल का सही जवाब है धोबी जाति, यानी कि जो कपड़े धोने का कार्य करते हैं। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न देखिए, कानड़ा नृत्य में कौन नृत्य करता है, यानी कि महिला करता है, पुरुष करता है, या फिर दोनों ही करते हैं, या अविवाहित लड़कियों के द्वारा यह नृत्य किया जाता है। तो इस सवाल का सही जवाब है महिला और पुरुष दोनों, विवाहित हो या अविवाहित हो, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता है। और यह नृत्य सामूहिक रूप से किया जाता है, समूह में किया जाता है, ठीक है। जैसे गरबा होता है ना समूह में, आपने देखा होगा नवरात्रि के समय पर गरबा नाइट्स का आयोजन होता है, तो वो एक सामूहिक नृत्य है। उसी प्रकार का कानड़ा नृत्य भी एक प्रकार का सामूहिक नृत्य है। अगला प्रश्न लेता हूं, बुंदेलखंड क्षेत्र का वह लोक नृत्य जिसमें नृत्य से पूर्व गणेश वंदना एवं सरस्वती पूजन किया जाता है। नाच गाना शुरू करने से पहले सरस्वती देवी की पूजा की जाती है, गणेश वंदना की जाती है। इस सवाल का सही जवाब भी कानड़ा नृत्य ही है। ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। ओके, अगला प्रश्न देखें, बुंदेलखंड में नवरात्रि के समय जवारा नृत्य का प्रमुख वाद्य यंत्र कौन सा होता है। हारमोनियम और ढोलक है, झांझ मंजीरा है, चिमटा है। तो इन सभी का उपयोग किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। जब भी एग्जाम में इस प्रकार के प्रश्न आए और उसमें उपरोक्त सभी आंसर हो तो 90% चांस है कि वही सही जवाब होगा, ठीक है, वाद्य यंत्र के बारे में। क्योंकि किसी भी प्रकार का नृत्य हो, नाट्य हो, वहां पर किसी एक वाद्य यंत्र का प्रयोग कभी नहीं किया जाता, है ना। बहुत सारे वाद्य यंत्र उपयोग में लाए जाते हैं। अगला प्रश्न देखिए, बुंदेलखंड में नवरता नृत्य किसके द्वारा किया जाता है। पुरुषों के द्वारा, महिलाओं के द्वारा, लड़कों के द्वारा, लड़कियों के द्वारा। तो यह अविवाहित लड़कियों के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है नवरता नृत्य, ठीक है। नवरात्रि के समय यह विशेष रूप से किया जाता है। तो अभी तक आप देख रहे होंगे, यदि आपने सभी प्रश्नों को ध्यान से देखा है, जितने भी प्रश्न आए हैं सभी का संबंध मुख्य रूप से बुंदेलखंड से रहा है। तो आपको नोट्स बनाने में भी आसानी हो रही होगी, है ना। भविष्य में आपको लंबे समय तक चीजें याद रहने वाली है। मध्य प्रदेश के कौन से क्षेत्र में दोगरा नृत्य होता है, ठीक है। दोगरा नृत्य के बारे में बात की जा रही है। तो यह बघेलखंड क्षेत्र का नृत्य है। किसका, बघेलखंड क्षेत्र का, राइट। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया, बी इसका सही जवाब हो गया। किसके द्वारा किया जाता है, तो यह नृत्य अविवाहित युवतियों के द्वारा किया जाता है। ठीक, अगला प्रश्न मैं लेता हूं, मध्य प्रदेश के किस क्षेत्र में कलसा कैमाली नृत्य आयोजित होते हैं। ये दो नृत्य हैं, दोनों अलग अलग नाम, ठीक है। कलसा नृत्य अलग है, कैमाली नृत्य अलग है, दोनों एक ही नाम नहीं है, ठीक। तो यह बघेलखंड के क्षेत्र में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इन दो प्रश्नों को देखकर आपको समझ में आ गया होगा कि बुंदेलखंड हमारा टॉपिक खत्म हो गया है, बघेलखंड का भी टॉपिक चल रहा है, ठीक है। तो नोट्स बनाने में आसानी हो इसलिए लाइन से प्रश्न आपको बता रहा हूँ, है ना। तुक्के में ये मत कीजिएगा हाँ बघेलखंड इसका सही जवाब है। प्रैक्टिस सेट के तौर पर जो लोग देख रहे हैं तो आंसर बघेलखंड ही रहने वाला है यहाँ पर, ठीक है। तो वो लोग क्या करेंगे, रिवाइज करते हुए चलेंगे अपनी जानकारी। कब किया जाता है नृत्य, दोनों के दोनों ही। तो यह बारात की अगवानी में महिलाओं के द्वारा किया जाता है, विवाह के समय, विवाह के समय बारात की अगवानी में, राइट। अगला प्रश्न देखिए, बघेलखंड में होने वाले किहरा नृत्य में कौन नृत्य करते हैं। किहरा नृत्य किसके द्वारा किया जाता है, तो यह एक प्रकार का पुरुष प्रधान नृत्य है, सिर्फ पुरुषों के द्वारा यह किया जाता है। ऑप्शन नंबर बी राइट जवाब है इसका। और यह खुशी के अवसर पर, भाई नाच तो खुशी के अवसर पर है ना, याद रखने की जरूरत नहीं है, आपको जानकारी के रूप में मैं बता रहा हूँ। खुशी के अवसर पर यह किया जाता है। यदि मैं खुशी के अवसर पर कहूँ तो किसी का बर्थडे हो सकता है, किसी का विवाह हो सकता है ना, या कोई आपका देवी देवता वाला कोई प्रोग्राम हो सकता है, पूजा पाठ हो सकती है। तो इस प्रकार से आप खुशी का अर्थ निकालेंगे। अगला प्रश्न ले, बघेलखंड में दादर नृत्य किस समुदाय के द्वारा किया जाता है। दादर नृत्य के बारे में बात की जा रही है। तो यह गुडरिया और कौल जनजाति के द्वारा किया जाता है।
है ना, गडरिया, सॉरी गुडरिया मैंने कहा, गडरिया जनजाति के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। इसके अलावा यह कौल जनजाति के द्वारा भी किया जाता है। ठीक है, कौल कहे या इसे हम कोल जनजाति हम कहते हैं। ठीक, और कौन नृत्य करता है पूछा जाए तो स्त्री और पुरुष दोनों ही करते हैं, मेल और फीमेल दोनों के दोनों ही। अगला प्रश्न ले, बघेलखंड का वह लोक नृत्य जिसमें महिलाओं द्वारा हाव भाव पद संचालन की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की जाती है ना, तो इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, एग्जाम में एक बार पूछा गया है। इस नृत्य का नाम है केहरा कोता नृत्य। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है। आई होप कि जिन लोगों ने एमपीजीके का सिलेबस खत्म किया है उनको भी कुछ नए प्रश्न यहाँ पर देखने को मिल रहे होंगे, है ना, जानकारी में इजाफा हो रहा होगा। हो रहा है तो लाइक कीजिए, कमेंट करके बताइए कि क्लास अच्छी है ना, या कुछ आपको लगता है कि इम्प्रूव किया जा सकता है तो इम्प्रूवमेंट के बारे में भी आप मुझे सजेशन कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। ठीक है, हर बात को मैं सीरियसली लूंगा तो, और इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करूंगा। बघेलखंड क्षेत्र में बीछी नृत्य किस जाति समुदाय में देखने को मिलता है? प्रश्न से हमें क्या जानकारी मिली, बीछी नृत्य कहाँ किया जाता है, बघेलखंड में। समुदाय के बारे में पूछा जा रहा है तो यह अहिर जाति के द्वारा किया जाता है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है, अहिर जाति के द्वारा। इस नृत्य को हम एक अन्य नाम से भी जानते हैं, उसे आप नोट कीजिएगा, विरहा नृत्य। क्या कहा जाता है इसे, विरहा। अगला प्रश्न ले, बघेलखंड का वह नृत्य जो वर्षा की स्थिति में भगवान श्री कृष्ण को प्रसन्न कर वर्षा के लिए किया जाता है, यानी कि बहुत समय से जब सूखा पड़ता है तो वर्षा के लिए कौन सा नृत्य किया जाता है कि ईश्वर को पूजा जाता है कि वे वर्षा कराएं, उस नृत्य का नाम है दोगरा नृत्य। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न, मध्य प्रदेश में मटकी नाच किस क्षेत्र की पहचान है? अगेन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। यह मुख्य रूप से मालवा अंचल में किया जाता है। ठीक, मटकी नाच, म से मटकी, म से मालवा, और मुख्य रूप से यह महिलाओं के द्वारा किया जाता है। पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते या कम करते हैं, ऐसा हम कह सकते हैं। अगला प्रश्न ले, मध्य प्रदेश में गरबा नृत्य का आयोजन मुख्यतः किस क्षेत्र में होता है? पहली बात तो आपको यह पता होना चाहिए गरबा नृत्य किस राज्य में किया जाता है। ठीक है, डेफिनेटली मध्य प्रदेश का यह नृत्य नहीं है। यह कहाँ किया जाता है, तो यह क्वार के समय में इसका आयोजन होता है मुख्य रूप से। ठीक है, क्वार के समय, नवरात्रि के समय कहाँ पर होता है, गुजरात में। यह गुजरात की देन है। ठीक है, गुजरात से क्या लगा हुआ है इनमें से एरिया, मालवा, तो मालवा क्या हो गया इसका सही जवाब। तो इस तरीके से आप इसे शॉर्ट कर सकते हैं। निम्नलिखित में से मालवांचल का कौन सा नृत्य केवल पुरुषों के द्वारा ही किया जाता है? विशेष प्रश्न है। इस नृत्य का नाम है अंटिया नृत्य। ऑप्शन नंबर सी इसका सही जवाब है। इसको एक अन्य नाम से भी जानते हैं। ठीक है, अंटिया नृत्य को डंडा नृत्य भी कहा जाता है। क्यों कहा जाता है, क्योंकि हाथ में डंडा लेकर यह नृत्य किया जाता है। अगला प्रश्न देखिए, मध्य प्रदेश के निमाड़ अंचल का सर्वाधिक प्रसिद्ध लोक नृत्य कौन सा है? निमाड़ अंचल की बात की जा रही है। ठीक है, मालवा खत्म हुआ, निमाड़ आया, तो माड़वा अंचल में गणगौर नृत्य बहुत ही फेमस है। तो ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। विशेष प्रश्न है, इंपॉर्टेंट करके इसे आप नोट करेंगे, गणगौर नृत्य। ठीक, अगला प्रश्न ले, निमाड़ अंचल में कौन से लोक नृत्य की झालरिया और झेला, ये दो प्रकार की नृत्य शैली पाई जाती है? काठी है, आड़ा खड़ा नृत्य है, गणगौर नृत्य है, और मांडलिया नृत्य है। नृत्य को मैं नाच कहता हूँ ना, थोड़ा बोलने में प्रॉब्लम हो रहा है, नाच मैं इसे अभी कहूंगा, कोई अदरवाइज नहीं लेगा, नाच भी हम नृत्य को ही कहते हैं। ठीक है, इस सवाल का सही जवाब है गणगौर नाच। ऑप्शन नंबर सी, राइट। अगला प्रश्न ले, निमाड़ अंचल में गणगौर नृत्य से संबंधित कौन सा प्रमुख नृत्य दल फेमस है? हीरालाल साध का दल, प्रभाकर दुबे का, साधना उपाध्याय का। ऑप्शन नंबर डी उपरोक्त सभी। तो ऑब्वियसली ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब है। ये सभी के सभी फेमस गणगौर नृत्य से संबंधित प्रमुख नृत्य दल है। अगला प्रश्न ले, निमाड़ अंचल में काठी नृत्य आयोजन कब होता है? यह भी इंपॉर्टेंट करके आप नोट करेंगे। काठी नृत्य कहाँ का है, तो यह निमाड़ अंचल का है।
ओकेशन पूछा जा रहा है। इस सवाल का सही जवाब है उपरोक्त सभी, है ना। खुशी के अवसर पर यह किया जाता है, महाशिवरात्रि में भी, श्रावण के माह में भी, देव प्रबोधनी एकादशी पर भी। अगला प्रश्न ले, निम्नलिखित में से कौन सा निमाड़ अंचल का पारंपरिक समूह नाच है, यानी ग्रुप में किया जाने वाला डांस है। कहाँ का? निमाड़ अंचल का, राइट। इस सवाल का सही जवाब है फेफरिया नाच, ऑप्शन नंबर सी, फेफरिया नाच। निमाड़ अंचल के कौन से लोक नृत्य में छल्ला, जिसको कि हम दोहे कहते हैं ना, दोहे गाए जाते हैं नृत्य के अंदर में, दोहों पर नाच किया जाता है। इस सवाल का सही जवाब है डंडा नाच, ठीक, ऑप्शन नंबर सी। डंडा नृत्य मैंने आपको बताया था, एक अंटिया नृत्य होता है मालवांचल का, उसको भी हम डंडा नृत्य के नाम से जानते हैं, है ना। तो वह मालवा का है, यह कहाँ का है? निमाड़ का। थोड़ा थोड़ा डिफरेंस है, क्लियर करते हुए चलेंगे। निम्नलिखित में से कौन सा लोक नृत्य निमाड़ अंचल से संबंधित नहीं है? निमाड़ का नहीं है, मतलब कि बाकी 3 नृत्य आपको ध्यान देने हैं जो कि निमाड़ अंचल से संबंध रखते हैं। मांडल्या, आड़ा खड़ा, डंडा और मटकी। तो मैंने आपको अभी प्रीवियस क्वेश्चन में बताया था कि मटकी नाच कहाँ का है? यह मालवा का है। कहाँ का है? यह मालवा का, ना कि निमाड़ का, ना कि निमाड़ का। तो ऑप्शन नंबर डी इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, क्योंकि यहाँ पर नहीं है पूछा है, ठीक। अगला प्रश्न मैं लेता हूं, निमाड़ अंचल में मांडल्या नाच किस ओकेशन पर किया जाता है? तो यह मुख्य रूप से विवाह के अवसर पर किया जाता है। किसके अवसर पर? विवाह के अवसर पर। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। और यदि पूछा जाए कि कौन करता है इस नृत्य को, तो यह महिला प्रधान है ना, महिला ही इस नृत्य को करती है, पुरुष इसमें पार्टिसिपेट नहीं करते मांडल्या नाच में। पंडित ठाकुर लटोरिया सुनार, गुड नाइट भूरी भैंस इस लोक नाट्य के उदाहरण है। मतलब ये एक लोक नाट्य के नाम है ना। पंडित ठाकुर है, लटोरिया सुनार यानी कि लूट खसोट करने वाला सुनार है, गुड नाइट भूरी भैंस। इन नाटकों को किस तौर पर किया जाता है यह पूछा जा रहा है। तो यह स्वांग के रूप में किया जाता है, राई स्वांग। इस सवाल का सही जवाब है ऑप्शन नंबर बी। और स्वांग का अर्थ मैंने आपको क्या बताया था? नकल उतारना। इसको आप याद रखेंगे भाई साहब, है ना, नकल उतारना। अगला प्रश्न, अगेन एक इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जैसा कि हमारा पहला क्वेश्चन था, बहुत ही महत्वपूर्ण। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नाट्य पूछा जा रहा है, ये तो पता होना ही चाहिए, है ना, एग्जाम में आया ना आए। मध्य प्रदेश का राजकीय लोक नृत्य कौन सा है और लोक नाट्य कौन सा है? तो नृत्य मैंने आपको क्या बताया था? नृत्य का नाम है राई, ठीक, और नाट्य का नाम है माच। ऑप्शन नंबर बी इसका सही जवाब है, राइट आंसर। अगला प्रश्न है कि मालवांचल में प्रमुख लोक नाट्य की उत्पत्ति कहां से हुई थी? नाटक की उत्पत्ति कहां से हुई यह पूछा जा रहा है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो लगभग 300 वर्ष पहले, कितना? 300 वर्ष पूर्व इसकी उत्पत्ति मध्य प्रदेश में होती है, और उज्जैन से यह उत्पत्ति मानी जाती है। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। अगला प्रश्न लेते हैं, मध्य प्रदेश के कौन से लोकनाट्य के अभिनय पात्र चलायाना एवं कुडगयो, यह फेमस है ना, यह पात्र के नाम है चलायाना और कुडगयो। तो यह निमाड़ अंचल के प्रमुख लोकनाट्य गम्मत के किरदार है, ठीक है, गम्मत के किरदार है। लोकनाट्य का नाम है गम्मत, कहाँ का है यह? तो निमाड़ अंचल का है। अगला प्रश्न लेते हैं, बघेलखंड का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? बघेलखंड का प्रमुख लोकनाट्य कौन सा है? ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है छाहूर लोकनाट्य। ऑप्शन नंबर ए छाहूर। इसके बारे में आपको याद रखना है, यह कृषक संस्कृति और सामंतवादी व्यवस्था का परिचायक है। किसान और सामंतों के बारे में इसमें बात की जाती है ना, जो जमींदार होते हैं और किसानों के बारे में। अगला प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको आप विशेष रूप से याद रखेंगे, दिमाग में उतार लें। भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य किसे माना जाता है? भारत का सबसे बड़ा लोक साहित्य, ठीक है, लोक साहित्य के बारे में बात की जा रही है। तो यह आल्हा खंड को माना जाता है। किसको? आल्हा खंड को। ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का सही जवाब है। रचना किसने की है?
तो रचना इसकी की है पंडित जगनिक ने। इसको भी आप याद रखेंगे, पंडित जगनिक के द्वारा इसकी रचना की जाती है। अगला प्रश्न ले, बुंदेलखंड क्षेत्र में पंडित जगनिक द्वारा रचित आल्हा खंड का संकलन किस ब्रिटिश अधिकारी ने किया था? उस समय कंप्यूटर तो थे नहीं कि एक जगह ही रहते, है ना। तो आल्हा खंड का इन्होंने संकलन किया, मतलब जमा किया। पंडित जगनिक ने इनको लिखकर अलग अलग स्थानों पर छोड़ दिया होगा। वह एक जगह जमा किसने किया, यह पूछा जा रहा है। तो ब्रिटिश एक अधिकारी थे, चार्ल्स इलियट। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। इन्होंने इसका संकलन किया। यदि इसका प्रकाशन किसने किया, यह पूछा जाए, प्रकाशन, यह अगेन इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो प्रकाशन यह मुंशी रामस्वरूप के द्वारा किया गया था। रामस्वरूप विशेष नाम है, इसको भी आप याद रखेंगे, रामस्वरूप। ठीक है। बुंदेलखंड की प्रसिद्ध लोक गायिका संजो बघेल किस लोक नाट्य लोक गायन के लिए प्रसिद्ध है? नाट्य के लिए नहीं, गायन के लिए। तो यह आल्हा गान के लिए प्रसिद्ध है, आल्हा गायन के लिए। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। ठीक है। कहाँ के है? बुंदेलखंड के। अगला प्रश्न लेते हैं, बुंदेलखंड के कौन से लोक कवि को बुंदेलखंड का जयदेव कहा जाता है? कैसा प्रश्न है, महत्वपूर्ण। क्या कहा जाता है? बुंदेलखंड का जयदेव। ओके। तो उनका नाम है कवि ईशुरी। कवि ईशुरी, ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इनका फाग बहुत फेमस है ना, फाग, फाग गायन। इसे कभी कभी हम इसे फाग कवि असुरी भी कहते हैं, इसे नहीं, इन्हें फाग कवि ईशुरी भी कहते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा विकल्प फाग कवि ईशुरी द्वारा रचित फाग संकलन के बारे में सही सुमेलित नहीं है? ईशुरी प्रकाश, यह संकलन है, ठीक है। इसका संकलन करता कौन है? कृष्णानंद गुप्त। ईशुरी सतसई, इसका संकलन किया है गौरी शंकर द्विवेदी ने। ईशुरी की फागे, यह इंपॉर्टेंट है, इसको आप याद रखेंगे, है ना, यानी कि लोकेंद्र सिंह नागर का नाम आपको याद रखना है। सभी के सभी सही है, खाली ये गलत है। ईशुरी ग्रंथ नाम का ऐसा कुछ नहीं है, और राम प्रकाश त्रिपाठी ने इसका संकलन नहीं किया है। राइट। आई होप कि ये तीन बातें, तीन में से एक बात आपको विशेष रूप से याद रखनी है। बुंदेलखंड का वह लोक कवि जिसकी लोकोक्तियां किसानों के लिए मार्गदर्शक का कार्य करती है, पूछा जा रहा है। तो वह लोक कवि घाघ द्वारा रचित है। ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का सही जवाब है। मैंने आपको स्टार्टिंग में नहीं बताया कि इस मंथ के हमने एक जरूरी सूचना है, 1000 सब्सक्राइबर का टारगेट रखा हुआ है, ठीक है। जैसे ही यह टारगेट पूरा होता है, मैं क्या करूंगा कि MPPSC मेंस, नॉट प्री, मेंस का 3 सब्जेक्ट का पूरा सिलेबस हम यूट्यूब पर कवर करेंगे। कितना? 3 सब्जेक्ट्स का पूरा सिलेबस। अभी आप सर्च करके देख लीजिए कि MPPSC मेंस का सिर्फ कोचिंग में ही पढ़ाया जाता है आपको। PSC मेंस का यूट्यूब पर किसी ने भी पूरा का पूरा सिलेबस कवर नहीं किया है। पढ़ाए भी होंगे तो कुछ टॉपिक्स उन्होंने पढ़ाए, पूरा सिलेबस किसी ने नहीं दिया है, ठीक है। शायद किसी एक टीचर ने चालू किया है, उनका नाम मुझे अभी याद नहीं आ रहा है। तो एक टीचर ने शायद किया है, लेकिन उन्होंने पूरा कवर नहीं किया है। आई होप कि भविष्य में पूरा कवर करेंगे फ्री ऑफ कॉस्ट, पर वो करे या ना करे, यदि ये टारगेट पूरा होता है तो मैं 3 सब्जेक्ट आपके तैयार करवाऊंगा, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, कभी भी वह पेड नहीं होगा, ठीक है। मैं क्यों, मतलब टीचर नहीं हूँ, मैं भी एक स्टूडेंट ही हूँ, है ना। तो टीचर नहीं हूँ मैं, स्टूडेंट हूँ, और स्टूडेंट की मदद करना चाहता हूँ, ठीक है। तो सपोर्ट कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए हमारे चैनल को, ताकि मैं जल्द से जल्द यह कोर्स लॉन्च कर सकूं। अगला प्रश्न देखते हैं भाई। मतलब अभी लॉन्च क्यों नहीं कर रहा हूँ? जब ये टारगेट पूरा हो जाएगा ना, तो एक अलग सा मोटिवेशन, लोग देखने लगेंगे हमारी क्लासेस को, और देखेंगे तो ही लॉन्च करने का मतलब है। यदि 1 2 4 लोग देख रहे हैं तो मेरे ख्याल से उतना बेनिफिट नहीं हो पाएगा लोगों को। इसलिए शेयर करें, ताकि अधिक से अधिक लोग देख सके। जो बच्चे गांव के हैं वह तैयारी करने के लिए इंदौर तो नहीं जा सकते हैं, भोपाल नहीं जा सकते हैं, जबलपुर नहीं जा सकते हैं, तो घर बैठकर भी वो पूरा कोर्स कवर कर सकते हैं। एटलीस्ट इतना आइडिया तो उन्हें हो जाएगा कि किस तरीके के प्रश्न आते हैं, कैसी तैयारी मेंस की उनको करनी है। यदि आपने प्री की तैयारी कर भी ली है ना, और मेंस आप नहीं लिख पा रहे हैं, तो इस प्री का कोई मतलब है क्या? कोई मतलब नहीं। तो मेन फोकस होना चाहिए मेंस पर, क्योंकि अभी एग्जाम काफी दूर है। मेंस की तैयारी आप पहले करें, प्री की तैयारी तो आपकी साथ में हो ही जाएगी। और जब एग्जाम नजदीक आएगा तो 1 महीने पहले आप प्री का सिलेबस उठा करके उसे सिलेबस वाइज कवर कर सकते हैं, 1 महीने 2 महीने जैसी अभी कैपेसिटी है ना, ठीक है।
प्रश्न लेते हैं, निमाड़ अंचल के लोक कवि संत सिंगा जी का जन्म किस स्थान पर हुआ था। अगेन इंपॉर्टेंट प्रश्न है। यह टेस्ट सीरीज पढ़ने से फायदा क्या होगा, जब आप ने अभी अगर एमपीजी का सिलेबस खत्म नहीं भी किया तो आप सीरीज को देखिए। इसको देखने से आपको समझ में आएगा कि बुक में से कौन से क्वेश्चन आपको प्री के लिए पढ़ने हैं और किसको फोकस नहीं करना है। क्या पढ़ना है ये इंपॉर्टेंट नहीं है, क्योंकि सिलेबस बहुत बड़ा है। क्या छोड़ना है ये इंपॉर्टेंट है ना। और जो छोड़े उसके एग्जाम में आने की संभावना कम से कम हो, तो यही चीज आपको सिलेक्शन दिलवाएगी। राइट, अगला प्रश्न लेते हैं, ले चुके हैं हम। संत सिंगा जी का जन्म स्थान पूछा जा रहा है। तो इनका जन्म स्थान है खजूरी ग्राम। खजूरी ग्राम है ना, ऑप्शन नंबर 1। कहां पर है खजूरी ग्राम, तो खरगोन जिले में है। जन्म कब हुआ था, सन 1574 में इनका जन्म हुआ था। ठीक। संत सिंगा जी के गुरु का नाम क्या था, गुरु का नाम पूछा जा रहा है। गुरु का नाम था मनरंग गिर। ऑप्शन नंबर बी इस सवाल का सही जवाब है। इनके भजन सुनकर ही संत सिंगा जी को, यानी कि सिंगा जी को वैराग्य की अनुभूति हुई थी। ठीक है, गुरु का नाम आप याद रख सकते हैं, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, जो है मैं वो आपको बताते हुए चल रहा हूं। संत सिंगा जी के भजनों को एवं पदों को से संबंधित प्रमाणित ग्रंथ कौन सा है, मतलब कौन से ग्रंथ में ये भजन और पद लिखे हुए हैं, यह पूछा जा रहा है। तो उस ग्रंथ का नाम है परचरी ग्रंथ। इसको आप याद रखेंगे, है ना, इंपॉर्टेंट करके इसको आप नोट्स कर सकते हैं। संत सिंगा जी से जुड़े हुए सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट है ना, यह उनमें से एक है। परचरी इस ग्रंथ का नाम है। चलिए, तो हमारी आज की क्लास समाप्त हुई। कैसी लगी क्लास जरूर बताइएगा, कमेंट करेंगे तो मुझे पता चल जाएगा, मुझे खुशी होगी यदि आप कमेंट करते हैं। नहीं भी करते कोई बात नहीं, मेरी तैयारी तो हो ही रही है, मैं तो कर ही रहा हूँ, है ना। आप भी करेंगे वेल एंड गुड, नहीं करते हैं आपकी चॉइस है। तो अच्छा लगा हो लाइक करें, मोटिवेशन मिलेगा और अच्छी अच्छी बातें मैं लेकर आऊंगा। कुछ हैंड नोट्स भी मैं आपको प्रोवाइड करवा दूं, है ना, यदि आपकी डिमांड हो तो। मांगने वालों को नहीं मिलेगा, है ना। सब्सक्राइब करेंगे, देखेंगे, मुझे लगेगा कि हाँ भाई आप देख रहे हैं, कंटिन्यूअसली आ रहे हैं इस चैनल पर, तो मतलब बनता है। नहीं तो प्रोवाइड तो मैं करवा दूं, पीडीएफ भी करवा दूं आपको और हैंड रिटन नोट्स भी करवा दूं, पर आप पढ़ेंगे नहीं तो मतलब क्या रहेगा। तो लाइक करें, लगता है तो करें, नहीं करता कोई बात नहीं, लगता है कोई बात नहीं। शेयर करें, जो जिन बच्चों को जरूरत है उन तक तो इनको जरूर पहुंचाएं। ठीक है, सब्सक्राइब करें ताकि मैं कोर्स लॉन्च कर सकूं एमपीपीएससी मेंस का। साथ ही आप हमारे इस टेलीग्राम चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, हमारे साथ जुड़ सकते हैं। वहां पर आप मुझसे बातें भी कर सकते हैं। नाम है @exam5g। सर्च बार में जाकर आप सर्च करेंगे, आपको मिल जाएगा। तो आज का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। समाप्त करते हैं।